आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी 2023 बोर्ड एग्जाम की, यानी बोर्ड एग्जाम आ गए हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी, जितना भी समय हमारे पास बचा है, 1 महीना या आधा महीना, जैसे मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, ये फरवरी चल रही है, तो मुश्किल से मुश्किल जो है 1 मंथ हमारे पास है। तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे ज्यादा डाउट उठने वाले क्वेश्चन बच्चों के मन में कि ये है कि पेपर कैसा आएगा और पेपर का पैटर्न क्या होगा, और उसके बाद कि पास कैसे हो, 90% के लिए, 95% के लिए क्या करें और किस क्रम में क्वेश्चन को लिखें। तो चलिए आज इन सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर कराता हूं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और आज मैंने वीडियो बनाई है रणनीति यानी स्ट्रेटेजी ऑफ 2023। बोर्ड एग्जाम आपके नियर आने वाले हैं। मार्च से बोर्ड एग्जाम है और अभी फरवरी चल रहा है, यानी पूरा 1 मंथ अभी आपके पास सेफ है। और इस 1 मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और बच्चों के मन में जो सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं बच्चों के मन में, वो ये है कि पेपर कैसा आएगा और पास कैसे हो। पेपर कैसा आएगा मतलब क्या है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर इजी आता है या मॉडरेट लेवल का आता है, या क्या होगा, हार्ड आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन की जानने की जिज्ञासा बच्चों में सबसे ज्यादा रहती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि पास कैसे हो। क्या है? पास कैसे हो। पास होने के लिए, क्योंकि 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं हमारे, एक अपर लेवल के, एक मीडियम लेवल के और एक क्या होता है, हार्ड लेवल के। यानी 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक जो होते हैं लो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, एक मीडियम लेवल के और एक हाई लेवल के, जिन्हें हम टॉपर कह सकते हैं। तो उन सभी का क्वेश्चन ये रहता है कि हम लोग जो लो लेवल के बच्चे हैं या मीडियम लेवल के बच्चे हैं, तो कुछ लोग पास होने के लिए यानी पास कैसे हो, इस प्रकार का क्वेश्चन वो लोग खड़ा करते हैं। और नंबर 3 में आता है क्वेश्चन नंबर 3, 95% के लिए कैसे पढ़े। 95% के लिए कैसे पढ़े? क्या हमको दिन में 3 घंटा पढ़ना चाहिए, या मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, इवनिंग में पढ़ना चाहिए, या इसके लिए क्या शेड्यूल हो, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करें। कोई क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना चाहिए, या उस क्वेश्चन को सबसे बाद में करना चाहिए, या उस क्वेश्चन को सबसे बीच में कर दें ताकि पता ना लगे। तो जो भी है मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि पेपर किस प्रकार या किस क्रम में करें। पेपर जो हमारे पास एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा, उस पेपर को किस क्रम में करें। सीरीज बाई करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें, सेकंड करें, थर्ड करें, इस प्रकार से बाई क्वेश्चन करें, या फिर क्वेश्चन को आगे पीछे कर लें, या सबसे अच्छा जो क्वेश्चन, सबका सबसे अच्छा आंसर जो आ रहा है उसको आगे करें या बाद में कर दें। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा डाउटफुल। और हमेशा, क्योंकि नए छात्र हर साल में क्या होता है, हाई स्कूल और 12th करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो बच्चे नए 10th में पेपर देने आ रहे हैं, यानी जिन्होंने 10th में तो बोर्ड एग्जाम फेस कर लिया है, उनको लगभग अनुमान हो जाता है, और 12th में वो लोग उतने डरे हुए नहीं रहते। बट क्या होता है कभी कभी कि 10th में पढ़ने वाले बच्चे जो नए बोर्ड एग्जाम देते हैं, वो बहुत ज्यादा डरते हैं। डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों के मन में डाउट है, जो मैंने नोटिस किए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये अब क्वेश्चन के आंसर शुरू करते हैं हम लोग कि है क्या, पेपर कैसा आएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि पेपर कैसा आएगा कोई बहुत बड़ा ऐसा मैटर नहीं है कि पेपर जो है इस बार बहुत अलग आ जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ जो प्रीवियस ईयरों से थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि पिछले साल कोरोना, उससे भी पिछले साल कोरोना, यानी पिछले बैक अगर 2-3 साल के पेपर देखोगे आप, तो उन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं देखना है। यानी 3 साल पहले तक का जैसा क्वेश्चन पेपर आता था, जैसे क्वेश्चन पेपर बनता था, उसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनेगा। क्योंकि कोविड टाइम में बने हुए पेपर, या तो किसी में उन्होंने सिलेबस रिवाइज कर दिया है, या फिर सिलेबस को उन्होंने कट कर दिया था, या फिर पास होने के लिए बच्चों को उन्होंने पेपर का लेवल उसी प्रकार से रखा था जिस प्रकार से उस समय कोरोना के टाइम में स्थिति बनी थी। बट अब क्या है, स्थिति नॉर्मल है, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, अभी कोई कोरोना नहीं है, तो इसलिए पेपर का जो पैटर्न होगा वो सेम 3 साल पहले तक का जैसा आता था वैसा ही पेपर आएगा। अब पेपर कैसा होगा, पेपर का सबसे पहले, ये पेपर कैसा होगा इससे पहले जानने से पहले कॉमन सेंस आप लोग इतना लगाइए कि 3 तरीके के जो पेपर बोर्ड एग्जाम सेट करता है, वो 3 प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर करता है। कि अगर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन पेपर को, तो एक तो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। लोअर स्टूडेंट,
जो जिनके मन में क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे भी पास हो जाएं बस। सेकेंड नंबर मीडियम लेवल, एंड थर्ड नंबर जो टॉपर बच्चे जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तीन प्रकार के स्टूडेंट जिस प्रकार से पढ़ाई में होते हैं उसी प्रकार से पेपर का जो पैटर्न बनता है उस पेपर का पैटर्न भी इसी प्रकार का होता है, क्योंकि 30% लगभग इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। इस अकॉर्डिंग इस बेस पे वो बनाए जाते हैं कि बच्चे उनको कर पाए और पास हो पाए। 30% ऐसा रहता है कि मीडियम लेवल का पेपर रहता है, और 30-30-60 हो गए, और 40% यानी 30 to 40% इसमें भी पेपर को ऐसा बनाया जाता है जो मेरिट को तय करता है, यानी टॉपरों के लिए। पर वो बाहर से तो आना नहीं है, सीधी सी बात है। पेपर जो आएगा वो किसके अंदर से आएगा? आपके बुक के अंदर से, आपके सिलेबस में से। हार्ड, कोई इजी या कोई मॉडरेट लेवल का या इस प्रकार से नहीं होगा। पेपर बिल्कुल एकदम साधारण यानी औसत रहता है। यानी अगर हम देखें, एक शब्द में देखें पेपर को, तो पेपर कैसा रहेगा? एवरेज रहता है, यानी लो लेवल का भी होगा, कुछ लोअर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मीडियम मॉडरेट लेवल के भी कुछ होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी होते हैं जो मेरिट को तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात आई, पास कैसे हों? पास कैसे हों? देखिए क्वेश्चन बहुत जनरली है, सभी लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि पास कैसे हो, क्योंकि लोअर टाइप के स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका मानना यह होता है कि सिर्फ हम लोग जैसे तैसे जो है पास हो जाएं, बस कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि पास हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए सर, ऐसी प्रश्नावली बता दीजिए सर कि जिससे पढ़ के हम लोग पास हो जाएं। तो पास कैसे हो? तो पास होने के लिए भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। देखो, यानी कुछ चैप्टरों के कुछ प्रश्नावलियां ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिनमें से 30% बच्चा आराम से खींच सकता है, वहां से नंबर ला सकता है। जैसा बाकी सब्जेक्ट तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं, तो क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं, जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में आप देख सकते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1.3 है। आप 1.3 में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का आता है और 100% श्योर है। इसी प्रकार से कुछ एक प्रश्नावली है, जैसे चैप्टर नंबर आप 5 देख सकते हैं मैथ्स में, हाई स्कूल की। चैप्टर नंबर 7 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है कि कुछ क्वेश्चन, ये प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है जो हम ये कह सकते हैं कि पास कैसे हो, उस कैटेगरी में ये चैप्टर आते हैं, यानी जनरली हैं। कुछ प्रश्नावली जो होती हैं वो हर सब्जेक्ट में इजी होती है, वो आनी ही आनी है। जैसे आप अगर हिंदी में चले जाओगे, इंग्लिश में चले जाओगे, तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी कुछ टफ भी होगा, कुछ मीडियम भी होगा, और कुछ इतना इजी होगा जो पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन डालते ही डालते हैं। जैसे अनसिप पैसेज अगर वहां ले लेंगे आप, हिंदी में भी उसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से मैथ में भी, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में ऐसा रहता है कि कुछ चीजें, कुछ प्रश्नावली ऐसी होती हैं जो इजी होती हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप दूरी, डिस्टेंस वाला फार्मूला जहां हम लोग लगाते हैं, दूरी का फार्मूला इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो ज्यामितीय निर्देशांक है, ज्यामितीय निर्देशांक। चैप्टर नंबर 14 आप ले सकते हैं, माध्यक, बहुलक इत्यादि। चैप्टर प्रायिकता का आप ले सकते हैं। तो ये कुछ सारे कॉमन से चैप्टर हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं, जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि पास कैसे हो, हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि पास हो जाए। तो कुछ ये 2-4 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से फिक्स क्वेश्चन होते हैं और आने हैं। प्रायिकता में से 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, अथवा में भी आते हैं, उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 14 से माध्य, बहुलक परमानेंट है, आना ही आना है। समांतर श्रेणी से
क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ज्यामितीय निर्देशांक से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 95% के लिए कैसे पढ़ें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 95% कैसे पढ़ें। देखिए अभी फिलहाल में जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो बना रहा हूं सिर्फ 1 मंथ पहले, यानी 1 मंथ, ठीक 1 मंथ के बाद आपके बोर्ड एग्जाम है और टॉपर ऐसा नहीं है आप बड़े बड़े थंबनेल देख लोगे वीडियो में कि भाई 5 दिन में टॉपर कैसे बने, 5 दिन में 95% कैसे लेके आए, 1 दिन में 95% लेके आए। तो ये सारे थंबनेल जो हैं सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, या ऐसा कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी जादू नहीं होता, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कि आप 5 दिन में पढ़े और 95% ले आए। ये बिल्कुल कटु है और सत्य है। टॉपर वही होगा जिसने डीप स्टडी करी है, जिसने कुछ खोया है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो 95%, हाँ आप ये कर सकते हो कि 5 दिन में आप स्ट्रेटेजी को एक अपनी अच्छी प्लानिंग देख सकते हो, एक आप जो अपनी प्लानिंग को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वे दे सकते हो, 5 दिन में उसको शार्प कर सकते हो। यानी आपने जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रखी है, एक डीप स्टडी कर रखी है, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसको एक शार्पनेस दे सकते हो थ्रू रिवीजन और प्रैक्टिस से। तो ये पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है और आप 5 दिन में सोच रहे हो कि भाई कैसे हम इसकी वीडियो देख लेते हैं, या तमाम जाओगे यूट्यूब में और वहां हाउ टू गेट 95% इन 5 डेज, इस तरीके से आप अगर कोई सर्च करोगे तो हजारों वीडियो, लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगी, थंबनेल मिल जाएगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें इस टाइम में जो हमारे पास 1 महीना बचा है उसमें हम अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए, हमने कितना पढ़ रखा है उसको देखते हुए, अपनी मेहनत को देखते हुए और इतने कम टाइम में हम लोग कितना अच्छा कर सकते हैं उसको देखने की जरूरत होती है। तो 95% ये सत्य है भाई, कटु है कि 95% के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है शुरू से। जिन्होंने शुरू से डीप स्टडी करी है, डीप स्टडी यानी डीप स्टडी कर रखी है, जिन्होंने मेहनत कर रखी है, जिन्होंने रात दिन को एक कर रखी है, तो अब उसको क्या है, हार्ड वर्क को आप 2, 4 या 5 दिन में या 1 महीने में स्मार्ट स्टडी में आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी में। तो ये आपकी स्टडी हो सकती है। यानी आपने इतना पढ़ रखा है, आपने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है, उसमें एक एक चैप्टर करके पढ़ा है, एक एक चैप्टर में आप लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। अब ये टाइम आ गया है आपने आपको शार्पनेस देने का। यानी इन दिनों में जितने भी दिन बचे हैं आपके पास, आप अपनी स्टडी को एक शार्प वे दे सकते हैं, यानी स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट स्टडी करके अपने नंबरों को जो आपने पूरा पढ़ रखा है, सपोज करो आप अभी 70% में हैं, यानी पढ़ा तो पूरा है आपने, आता आपको पूरा है, लेकिन अभी आपका रिवीजन नहीं हुआ है, अभी आपने दोबारा प्रैक्टिस नहीं करी है, अभी जो कॉन्फिडेंस है जो डबल होना चाहिए वो डबल नहीं हुआ है। तो आप अभी 70% में, तो 70 से डायरेक्ट आप 90-95 में आ सकते हैं। वो किस लिए, छोटी छोटी कमियां होती हैं, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं जब धीरे धीरे करते हुए, तो हमें उस समय जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो समझ में तो आता ही आता है। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ चीजें, लेकिन उस हार्ड वर्क के टाइम में भी कुछ चीजें जो माइनर सी होती हैं वो मिस हो जाती हैं, हमसे छूट जाती हैं। यानी उसी जो मिस हो गई है जो चीजों को, जो हम कैरी कर सकते हैं, यानी 70 से 35% और इंक्रीज करना है, 70 से 25% और इंक्रीज करना है, यानी 70, 80, 90 और 95, यानी 25% आप 5 दिन में नहीं तैयार कर सकते। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो 5 दिन में तैयार नहीं कर सकता, बट जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है वो 25 क्या 30% भी वो इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो उन्होंने पढ़ा, जो प्रॉब्लम फेस करा, उन्होंने जो प्रॉब्लम फेसिंग करी है, उन प्रॉब्लमों को वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि अब दोबारा वो पढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, वो बैक ईयर के 2-4 साल के बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उनको करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बेसिक सा फार्मूला है, वो सारे स्टूडेंटों के लिए है, चाहे वो मिडिल हो, मॉडरेट लेवल का स्टूडेंट हो, या लोअर लेवल का स्टूडेंट हो, या हार्ड लेवल का स्टूडेंट हो, सबके लिए मूल मंत्र सिर्फ एक ही है कि रिवीजन, रिवीजन एंड अगेन रिवीजन, प्रैक्टिस आप करते रहें। जिन्होंने डीप स्टडी कर रखी है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रखा है, यानी 1 by 1 चैप्टर क्लियर कर रखे हैं, और अब उनका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, पूरा पढ़ लिया उन्होंने, वो क्या कर सकते हैं, उस हार्ड वर्क को स्मार्ट स्टडी में
कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एक दिन में आप 2-2, 4-4 या 6-6 चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ज्यादा समय दिया है। तो अब जो है जो क्वेश्चन वो एक दिन में कर पा रहे होंगे, या जिन चैप्टर को वो एक दिन में कर पा रहे होंगे, अभी वो एक दिन में 2-2, 5-5 चैप्टर कर सकते हैं, अगर आराम से बैठे तो पढ़ने के लिए। तो आप अपना टाइम, रिक्वायर्ड टाइम दीजिए कि कितना टाइम हमको देना है या कितना टाइम हमको चाहिए, उस हिसाब से आप जो है अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कीजिए। और जिन्होंने डीप स्टडी नहीं करी, जिन्होंने जितना पढ़ रखा, कहने का मतलब आप क्या करोगे, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे, जिससे अच्छे नंबर लाने की संभावना है। और यहाँ एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद क्या होता है, जब वो पेपर में बैठते हैं तो उन्होंने जो लेवल, उनका जो लेवल रहता है स्टडी का, वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनको बहुत ज्यादा हाई नॉलेज हो जाती है। जब वो क्वेश्चन में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो कहते हैं वो तो इजी, इतना इजी आ रहा है। क्वेश्चन अगर पूछता है कुछ तो उनको बहुत ज्यादा पता होता है उसके बारे में, तो वो क्या कर देते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं अपनी, यानी शब्दों की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, बहुत बड़ा लिख देते हैं। तो एग्जामिनर को क्या चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, या क्या नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा आंसर ना दे। आपको क्या करना है, गागर में सागर भरनी है, गागर में सागर भरने का आपको काम करना है। यानी लिमिट में, लिमिटेशन शब्दों में आपको आंसर देना है। 50 शब्दों में है तो 50 शब्दों में ही आप ऐसा आंसर दीजिए कि गागर में सागर भर दें। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसा भी नहीं है कि 50 शब्द आपको बहुत ज्यादा आता है तो आप रिप्रेजेंट करने के लिए वहां जो है 50 शब्दों में आंसर पूछ रखा, आपने 150 शब्दों में लिख दिया, तो ये भी गलत है। क्योंकि एग्जामिनर, इससे क्या होता है, एक शब्द होते हैं कि झल्ला जाना, तो दो तरीकों से झल्लाता है एग्जामिनर। एक तो पहली बात कि उसको बहुत ज्यादा आपकी कॉपी चेक करने में दिमाग लगाना पड़ रहा हो, यानी आपने कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे डाल दिए हैं, या आपने इतनी गंदी हैंड राइटिंग में लिखा है कि लिखा तो आपने आंसर तो सही है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना एग्जामिनर को टाइम नहीं होता है। तो उसका दिमाग क्या जाता है, यानी मतलब कौन सा शब्द यूज किया ना, झल्ला जाता है वो। और दूसरा नंबर तब झल्लाता है कि जब आपने ओवर रिएक्ट, मतलब ओवर रिएक्ट करना जिसे हम लोग कहते हैं, आपको आंसर 50 में बोल रखा है, आपको अपना ज्ञान का प्रदर्शन इतना करना है कि वहां आपने 150 शब्दों में आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करें। अब देखिए पेपर में क्या होता है कि कई बच्चों के सामने ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको। कई क्वेश्चन तो आते हैं, किसी सेक्शन में 10 क्वेश्चन है तो उसको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनका क्या करें, उनको ऐसे ही छोड़ दें या फिर उनको भी करें, या जितना आ रहा है आप उतना ही कर दें उनको, उनके भी नंबर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को लेके भी बच्चे काफी डरे हुए से रहते हैं, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग उनकी मानसिकता बना देते हैं। कई टीचर्स जो है, कई टीचर्स क्लास में कहते हैं कि यदि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल काट देना चाहिए, बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो वो क्लास की बात एक अलग होती है, क्योंकि वहां पे आप लोग पढ़ रहे होते हैं और आपको उसमें अपनी एक अच्छी नींव, एक अच्छी आधार के नींव पे तैयार किया जाता है। तो उस समय ये कहना होता है, बट आपको बिल्कुल भी, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़कर नहीं आना है, बिल्कुल भी ये स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आप सिंपल सा देखो, एक बच्चे ने, दो बच्चों को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आते हैं सपोज। इस बच्चे ने क्या किया, पेपर को सिर्फ खाली ब्लैंक रहने दिया, इस बच्चे ने कुछ लिख दिया। सपोज गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो पहले बच्चे ने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि उसको गांधी के बारे में पता नहीं था, और दूसरे को गांधी के बारे में तो नहीं पता था लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में मालूम था, उसने कुछ ना कुछ यहां पे लिख दिया। तो हालांकि ये सफेद झूठ है। अब ऐसा तो नहीं है कि गांधी का क्वेश्चन पूछा है, गांधी का आंसर लिखने के बजाय उसने अगर वो सुभाष चंद्र का लिख दे तो वो वहां पे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं। और ये बिल्कुल सफेद झूठ है कि ऐसा लिखने से या कुछ भी लिखने से नंबर मिलते हैं। बट कुछ हद तक तो इस खाली बच्चे से ये ठीक है ना, इसने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक कॉपी छोड़ दी। भाई अगर कभी कभार हमारे सामने ऐसा हो जाता है कि टीचर की मानसिकता अगर नंबर देने की भी है या पास करने की भी है, अगर वो आपकी हेल्प भी करना चाहता है तो किस प्रकार से करेगा। आपने जब पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है तो वो नंबर भी किस आधार पर आपको देगा। यानी कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। यानी आपको, उसको गांधी के बारे में तो नहीं पता था लेकिन इसको सुभाष चंद्र के बोस में पता था, इसने वो लिख दिया। हालांकि नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ तो बेटर है। तो इसी प्रकार से मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है, हालांकि ये सफेद झूठ है, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि
जब भी आपके सब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन है किसी चैप्टर से पूछ लिया, तो आपको यदि उसका सेपरेट आंसर नहीं मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता उस चैप्टर से कुछ ना कुछ आप वो भाग उसके संदर्भ में कुछ ऐसा आंसर दे दे जो जहां पे नंबर देने लायक हो, वो नंबर दे सके। तो आपको पहली स्ट्रेटेजी ये अपनानी है। आपको खाली कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। नहीं आता है तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में चैप्टर में कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी, कोई ना कोई ऐसा संदर्भ होगा जो आपने पढ़ रखा है, उसी के संदर्भ में उसके रिस्पेक्ट में आप आंसर कुछ ना कुछ दे सकते हैं। यानी उस टीचर को उस आंसर को देख के ये पता लग सकता है कि इसने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो वो कुछ नंबर तो दे ही देगा। तो अब मैंने जो आपको आंसर बताया है इसका, अब आप कहेंगे भाई किसी में भी कुछ भी लिख दे, तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया सफेद झूठा। अब ये क्या, साइंस में, अब आप साइंस में पूछ रखा है सोडियम के बारे में और आपने सोडियम को लिख दिया क्लोरीन, तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैथ्स में भी ऐसा ही है, मैथ्स में भी साइंस में एक्यूरेट हालांकि साइंस और मैथ में भी ऐसा हो सकता है, यानी साइंस में जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप उसमें तो नहीं कर सकते, बट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सपोज करो कि उसने पूछ लिया एंजाइम, एंजाइम किसे कहते हैं, तो आपको शॉर्ट जो है 1 या 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको जो है ऑथेंटिक आंसर याद नहीं है, आप शब्दों का सही चयन करके नहीं लिख पा रहे हैं, बट आपको एंजाइम क्या होता है, एंजाइमों के कार्य आपको पता है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनसे उस क्वेश्चन का आंसर कनेक्ट हो जाए, आप उस आंसर को अपना मिलता अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएंगे। मैथ में भी इसी प्रकार से, मैथ में यदि कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है और आपको नहीं आता है, क्योंकि क्लास में कई बच्चों की विचारधाराओं को इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है टीचरों के द्वारा, या फिर मैं टीचरों से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि टीचर उसमें क्या करते हैं, उसमें सोचते हैं कि बच्चों की अंदर जो है सही टेंडेंसी को लाने का प्रयास करा जाए, तो इसलिए बोलते हैं कि गलत आपको नहीं लिखना है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है, क्लास की बात अलग है। अगर पेपर में आपको आ रहा है, सपोज करो फाइनल टाइम है और 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, लास्ट में आपको पूरा क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है, तो आपने जितना भी सही कर दिया, आपने इसका सूत्र लगा के, सूत्र में जो टर्म है उन टर्मों को लिखकर लास्ट में आंसर निकाला और आंसर आपका गलत हो गया। बट जहां तक आपका सही है 40%, 30%, तो उसमें आपको नंबर उतने मिल जाएंगे। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, खाली कॉपी नहीं छोड़नी है, तो आपको वो करके आना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 की पेपर किस क्रम में करें। यानी जो पेपर आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में, कई जो 12th के बच्चे हैं उनको तो पता चल गया है, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल में पेपर दे रखे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने नहीं होती है। लेकिन बच्चे डरे रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, तो सोचते हैं क्या होगा, बोर्ड के नाम से ही घबरा जाते हैं। और आप ये मत सोचिए कि बोर्ड एक बहुत बड़ा होगा। भाई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या नहीं होनी चाहिए, ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कशन कर लिया है, सारी चीजें मैंने बता दी है। और भाई अलग से कुछ नहीं है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है या ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है पिलाने से जो है काम हो जाए। और मेहनत का फल मीठा होता है बोलते हैं, एंड आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जितने भी टाइम बचा है, जितना भी टाइम पीरियड बचा है, उस टाइम पीरियड में आप अपनी कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को जानते हुए मेहनत करें, और आप प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में ध्यान दें, रिवाइज करें चीजों को, ये सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। पता है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत आपको ईमानदारी से करनी है, टाइम का यूटिलाइज करना है। और आज इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं।